नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खिलजी वंश का समय था 1920 से 1220 से 1320 ईस्वी। खिलजियों द्वारा दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की जाति श्रेष्ठता की भावना का अंत हो गया था। खिलजियों के सिंहासन पर आरूढ़ होने से शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव हो गया था। खिलजी वंश के सुल्तान भी तुर्क ही थे। अफगानिस्तान में रहने के कारण भारत में ब्रह्मवंश उन्हें अफगान समझा जाता था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इसका समय 1290 से 1296 ईस्वी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कयूमर्स की हत्या कर शक्ति द्वारा दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। उसने 1290 में केकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराया था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू जनता के प्रति भी उदार दृष्टिकोण अपनाया। उसने तुर्कों, गैर तुर्कों, भारतीय मुसलमानों को शासन में सम्मिलित करके भारत के मुस्लिम राज्य को विस्तृत आधार प्रदान किया था। जलालुद्दीन खिलजी के अनुसार भारत का कोई भी राज्य सही अर्थों में इस्लामिक नहीं हो सकता था। ईरान से आए फ़कीर सीदी मौला के समर्थकों ने जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध षड्यंत्र किया, किंतु षड्यंत्र असफल रहा और सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था। विद्रोहियों के प्रति जलालुद्दीन ने दुर्बल नीति का अनुसरण किया और कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। इसके समय चंगेज़ खां का वंशज उलगू ने अपने समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार करके भारत में रहने का निश्चय किया और दिल्ली के निकट मुगलपुर में बस गए थे। ये नवीन मुसलमान कहलाए। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया था। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर यह पहला आक्रमण था। अलाउद्दीन यहाँ से अतुल संपत्ति लेकर लौटा था। जलालुद्दीन खिलजी 1296 में अलाउद्दीन को देवगिरी की सफलता की बधाई देने कड़ा मणिकपुर, जो गंगा नदी के तट पर स्थित था, पहुंचा। अलाउद्दीन ने वहां जलालुद्दीन का वध करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन खिलजी का वध करके 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में कराया। अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात होता है। अलाउद्दीन ने अपने राजत्व के लिए न तो इस्लाम के सिद्धांतों का, न उलेमा का, न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। उसने यामिन उल खिलाफत नासिर अमीरुल मोमिनीन अर्थात खलीफा का नायक की उपाधि ग्रहण की थी। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां प्रदान की थीं। अलाउद्दीन की विजय। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। वह विश्व विजय की लालसा रखता था, किंतु दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह मानकर उसने अपनी विजय योजनाओं को भारत की सीमाओं तक ही सीमित रखा था। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय क्रमशः राणा हमीर देव तथा रतन सिंह को परास्त कर की। चित्तौड़ का नाम उसने खिजराबाद रखा था। 1305 ईस्वी में मालवा के राजा मोहकल देव तथा 1308 ईस्वी में सिवाना के राजा शीतल देव को उसने परास्त किया था। अलाउद्दीन ने गुजरात की विजय 1298 ईस्वी में वघेल शासक कर्ण को परास्त किया।
इसी अभियान में उस अभियान के समय खंबात के मलिक काफूर को उसने खरीदा था, जिसने बाद में अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन के पूर्व गुजरात पर किसी भी मुसलमान शासक का अधिकार नहीं हुआ था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर किया, किंतु यह आक्रमण विफल रहा। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया गया। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय राहन की उपाधि एवं 1 लाख सोने का टंका तथा नवसारी का जिला प्रदान किया। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर ने तेलंगाना पर आक्रमण किया। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेजा। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया, जिसे काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट किया। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया और वहां के शासक वीर बल्लाल तृतीय को संधि करने के लिए बाध्य किया। अलाउद्दीन ने वीर बल्लाल को एक विशेष खिल्लत, एक मुकुट, एक दल और 10 लाख टंका प्रदान की। धन की दृष्टि से काफूर का सबसे सफल आक्रमण पांड्य राज्य पर रहा, किंतु पांड्य राज्य को अंतिम रूप से परास्त नहीं किया जा सका। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कश्मीर आदि अलाउद्दीन के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। विजयों और शत्रु को मित्र बनाने की नीति का पालन करने में अलाउद्दीन की तुलना अकबर से की जाती है। अलाउद्दीन संभवतः पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदू राजाओं को उनकी पूर्व स्थिति में रहने दिया और केवल कर वसूल किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय लालसा दोनों थी। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन के समय मंगोलों के बराबर भयंकर आक्रमण हुए। इस समय मंगोल आक्रमणों का उद्देश्य भारत विजय अथवा प्रतिशोध की भावना थी। मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा वहां किलेबंदी की। विद्रोह तथा अध्यादेश। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रारंभ में अनेक विद्रोह हुए। अलाउद्दीन ने इन विद्रोहों के मूल कारण के रूप में 4 कारणों की खोज की। पहला, सुल्तान अपनी प्रजा से अच्छे बुरे कार्यों से अनभिज्ञ है। शराब पीना व शराब की दावतें करना, जिससे षड्यंत्र व विद्रोह की प्रेरणा मिलती है। व्यक्तियों के पास संपत्ति संचित होना, सरदारों के पारस्परिक, सामाजिक और वैवाहिक संबंध जिससे वे एक दूसरे के निकट आते हैं। इन विद्रोहों के दमन के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति तथा भूमि जब्त कर खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया। शराब, मांस जैसे मादक द्रव्यों का प्रयोग तथा जुआ खेलना बंद करा दिया गया। अमीरों एवं सरदारों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन ने राजधानी के आर्थिक मामलों की देख रेख के लिए दीवान रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना की। गुप्तचर विभाग को पूर्णतः संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद ए मुमालिक था। उसने सूचनादाता नियुक्त किए जिन्हें मुहियान कहा जाता था। अलाउद्दीन के सैन्य सुधार। अलाउद्दीन ने सैन्य व्यवस्था का केंद्रीकरण किया। उसने स्थायी सेना के गठन के लिए सीधी भर्ती प्रारंभ की तथा सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। एक अस्पा सैनिक जिसके पास एक घोड़ा होता था को प्रतिवर्ष 234 टंका वेतन तथा 2 अस्पा सैनिक अर्थात जिसके पास 2 घोड़े होते थे को 378 टंका वेतन प्रतिवर्ष मिलता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसकी सेना की इकाइयों का विभाजन 10, 100, 1000 पर आधारित था। 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तुमन कहा जाता था। आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था।
जो व्यक्ति किसी रूप में राज्य की सेवा नहीं कर रहे थे, उन सभी व्यक्तियों से मिल्क अर्थात राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन, वक्फ आदि के रूप में प्राप्त भूमि छीन ली गई। उसके पैतृक लगान अधिकारियों चौधरी खुद मुकद्दम से उनके विशेषाधिकारियों को भी छीन लिया गया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। पैमाइश के लिए बिस्वा को पैमाना बनाया गया। उसने लगान पैदावार का आधा भाग वसूल किया। वह लगान अनाज के रूप में लेना पसंद करता था। उसने 2 नए कर लगाए जो मकान कर एवं चराई कर थे। अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए उसने दीवान ए मुस्तखराज नामक नया विभाग खोला। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। अलाउद्दीन ने लगभग सभी वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए तथा प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए। गल्ले के लिए मंडी, कपड़ों के लिए सराय अदल आदि बाजार स्थापित किए गए। सभी व्यापारियों को शहनाए मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकृत करना अनिवार्य था। कानूनों को भंग करने वालों को कठोर दंड की व्यवस्था की गई। इन कार्यों की देखभाल करने के लिए दीवान रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना की गई। कोई किसी बहुमूल्य वस्तु को खरीदना चाहता था तो उसे दीवान रियासत अथवा शहनाए मंडी से आज्ञा लेना आवश्यक था। अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध करवाया ताकि व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीदे जा सकें और उसे बाजार लाकर निर्धारित मूल्य पर बेचे। मौसम के लिए आकस्मिक परिवर्तनों का सामना करने के लिए शासकीय अन्न भंडार बनाए गए। इन गोदामों से अनाज केवल आपातकाल में ही निकाला जाता था। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की थी। बर्नी ने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना बताया, जबकि अमीर खुसरो ने आम प्रजा को राहत पहुंचाना बताया। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन दहलवी को संरक्षण प्रदान किया था। अलाउद्दीन की 2 महत्वाकांक्षाएं थी, नवीन धर्म की स्थापना तथा सिकंदर के समान विश्व विजय करना।